Hello, semester 3 student. We will be communicating in this manner, covering a portion of CC6 paper. Now, CC6 paper begins with the Delhi Sultanate. Now, Delhi Sultanate comprised of 5 different dynasties: Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. My first lecture will be on Qutbuddin Aibak, who was the founder of the slave dynasty. Now, when we look at the slave dynasty, there are 4 important rulers in it: Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultan, and Balban. Now, the term that is popularly given to it is the slave dynasty. It is also known as the Mamluk dynasty. The term Mamluk means a slave who is born out of free parents, and it is also known as the Ilbari dynasty. So after this, I would be taking another lecture on Iltutmish, and in future also we will be communicating through audiovisual mediums. कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। ऐबक की मुख्य सफलता भारत के तुर्की राज्य को घोर और गजनी के सुल्तानों के स्वामित्व से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना था और घोरी के मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई अस्थिर परिस्थितियों में उसे स्थायित्व प्रदान करना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कुफ़ी ने उसे एक दास के रूप में ख़रीदा। तुर्कों में अपने ग़ुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। इस कारण उस समय के तुर्क सुल्तानों के अनेक ग़ुलाम बहुत योग्य होते थे और वे राज्य सेवा में श्रेष्ठतम पद प्राप्त कर लेते थे। निशापुर के काजी ने ऐबक को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। काजी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और अंत में मोहम्मद गोरी ने उसे ख़रीदा। अपनी योग्यता के कारण ऐबक अपने स्वामी की दृष्टि में उठ गया। ऐबक ने धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण अमीर अखूर यानी अश्वशाला का अध्यक्ष के पद को प्राप्त कर लिया, जो उस समय बहुत सम्मानित पद माना जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 में गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी की मृत्यु के अवसर पर कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर ऐबक अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। बंगाल में खिलजी सरदारों के पारस्परिक झगड़ों ने वहां तुर्की सत्ता को दुर्बल कर दिया और बंगाल के खिलजी सरदार ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर न थे। वास्तव में ऐबक का आधिपत्य सिंध, पंजाब, दिल्ली और दोआब तक सीमित था और वहां पर भी राजपूत उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। नसरुद्दीन क़बाचा भी उसके लिए एक कठिनाई का सबब बना हुआ था। ऐबक के समक्ष कुछ और भी समस्याएं थीं, जिनमें बहुत बड़ी समस्या अमीरों की थी। ऐबक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष अमीर उसे अपना सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यल्दौज, क़बाचा और खिलजी सरदार उसकी अधीनता स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। यह समय अत्यंत जटिल था। इसी वजह से कालांतर में कुतुबुद्दीन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरी समस्या हिंदू राज्यों की थी, जिनकी बढ़ी हुई शक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। सीमांत प्रांतों की सुरक्षा ऐबक के लिए आवश्यक थी और वह इसकी सुरक्षा को सुनियोजित ढंग से करना चाह रहा था। ख़ारज़म के शाह ने मध्य एशिया में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे देखते हुए ऐसा करना और भी आवश्यक था। ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन क़बाचा ऐबक की समस्या बढ़ा रहे थे। ऐबक ने न तो यल्दौज की अधीनता स्वीकार की और न ही उसे पंजाब में प्रवेश करने दिया। तुर्की सरदारों को अपने अधीन किया और तुर्की राज्य को संगठित किया। ऐबक ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से किया। अपने शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की राजनीति को मध्य एशिया की राजनीति से दूर रखा। बंगाल में मोहम्मद बख्तियार खिलजी के हत्यारे
अली मर्दा ख़ान को खलजी सरदारों ने कैद कर लिया था और उन्होंने मोहम्मद शेरा को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण आरंभ में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया, परंतु अली मर्दा ख़ान जेल से भाग गया और ऐबक के पास पहुंचा। ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उससे वादा किया कि वह ऐबक के अधीन रहेगा और वार्षिक कर देगा, परंतु खलजी सरदार इस प्रबंध को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐबक के सरदार क़ैमाज़रूमी के निरंतर प्रयत्नों से और युद्ध के पश्चात ही अली मर्दा ख़ान को बंगाल का इक़्तिदार बनाया जा सका और बंगाल दिल्ली सुल्तान के अधीन हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। उसमें व्यावहारिक कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। वह एक साहित्य प्रेमी था और उसे साहित्य से अनुराग था। निज़ामी और मुदब्बिर का उसका संरक्षण प्राप्त करना उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। वह बहुत बड़ा दानशील था और उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था। निज़ामी और मुदब्बिर जैसे लेखकों को उसका संरक्षण प्राप्त था। वह साहित्य से तो प्रेम करता ही था, साथ ही साथ वह स्थापत्य कला का भी प्रेमी था। उसके संक्षिप्त काल में कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। वह बहुत दानशील था और अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को साहित्य से अनुराग था। निज़ामी और मुदब्बिर जैसे लेखकों को उसका संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला में भी उसकी रुचि थी। अपने संक्षिप्त काल में कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत उसने की, साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद और क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। समय के अभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य को व्यवस्थित और संगठित नहीं कर पाया।